बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ए कैपेसिटर। कैपेसिटर की चार्जिंग के बारे में तो पिछली वीडियोस में भी जिक्र होता रहा था, लेकिन डिस्चार्जिंग के बारे में हमने बात नहीं की थी। इस टॉपिक में हम एक ऐसा सर्किट पढ़ेंगे जो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में बताएगा। हम यहाँ पे एक जो है वो सर्किट देख रहे हैं। इस सर्किट के अंदर अगर आप देखें तो एक बैटरी को एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर के साथ जोड़ा गया है, यानी कि ये R और C का एक सीरीज़ सर्किट बन रहा है। यहाँ पे एक जो है वो 2 वे स्विच इस्तेमाल हुआ है। इस स्विच की खूबी ये है कि इस स्विच का जो टर्मिनल है S, वो A को भी टच कर सकता है और B को भी टच कर सकता है। अगर ये स्विच का टर्मिनल A को टच कर रहा हो तो आप देखें कि बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से बहता है। तो बैटरी के साथ ये वाला रास्ता मुकम्मल हो जाएगा और इस रास्ते से करंट RC सीरीज सर्किट में बहने लगेगा, यानी कि कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो अचानक से मैक्सिमम पे नहीं चला जाता। कैपेसिटर स्लोली चार्ज करता है, यानी कि जो ही हम इस स्विच को A के साथ लगाएंगे उस वक़्त कैपेसिटर का जो चार्ज है वो ज़ीरो होगा। यहाँ आपकी बुक में यही बात की गई है कि Q = 0 एट T = 0, यानी कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया T = 0 पे Q 0 होगा। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू करेगा और फिर ये अपने इक्विलिब्रियम वैल्यू पर पहुँच जाएगा, जो कि Q0 है। Q0 = C × V0। ये इक्विलिब्रियम वैल्यू का जिक्र यहाँ पे क्यों किया गया? हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो फिर मज़ीद जो है वो चार्ज इसमें नहीं आ सकता, यानी कि जब कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज Q0 अटेन कर लेता है तो उस वक़्त इसका चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। अब चार्ज मज़ीद कम नहीं हो सकता। तो इक्विलिब्रियम इसी हालत को कहते हैं। इक्विलिब्रियम वो हालत होती है जिसमें किसी भी चीज़ की कीमत ना बढ़ती है ना घटती है, बल्कि जो है वो एक जगह पर कांस्टेंट हो जाती है। तो कैपेसिटर के इक्विलिब्रियम चार्ज का जब भी जिक्र होगा तो हमारा मतलब होगा ये मैक्सिमम चार्ज Q0 की बात हो रही है। तो ये तो था टाइम t में कैपेसिटर चार्ज कैसे हुआ। फिर से देखते हैं, जब जो है वो हम स्विच S को A पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर का चार्ज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और वो इक्विलिब्रियम चार्ज Q0 पर पहुंच जाता है। तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो चुका होता है। अब हम देखते हैं कि चार्जिंग का टाइम के लिहाज से ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले आप अभी इस चीज़ को इग्नोर करें, ये स्मॉल RC और लार्ज RC का हम जिक्र टाइम कांस्टेंट के टॉपिक में करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं इस वाले कैपेसिटर सर्किट को देखता हूँ। ये 2 सर्किट्स के ग्राफ्स हैं। हम इस वाले को देखते हैं। टाइम t = 0 ये टाइम एक्सिस है, ये वाला मेरे पास टाइम एक्सिस है और ये वाला मेरे पास चार्ज एक्सिस है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू इस तरफ बढ़ेगी, यहाँ पे इस तरफ चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी। जब टाइम भी 0 था तो चार्ज भी 0, तो पॉइंट यहाँ लगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया चार्ज भी बढ़ता गया, कैपेसिटर पे बढ़ता गया, चार्ज बढ़ता गया और धीरे धीरे जाकर ये चार्ज Q0 बन जाएगा, यानी कि ये चार्ज भी आगे जाकर Q0 को मिल जाएगा। हम इस वाले सर्किट को देख लेते हैं क्योंकि ये Q0 पे लगा हुआ नज़र आ रहा है। ज़रा देखिए, जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर का चार्ज 0 था। जब टाइम 1 हुआ चार्ज भी जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया। जब टाइम 2 हुआ चार्ज और बढ़ा और इस नुक्ता पर कैपेसिटर ने अपना 63% चार्ज अटेन कर लिया है। यानी कि अगर कैपेसिटर ने फुल 100 कूलम चार्ज जो है वो स्टोर करना था तो इस पॉइंट पे उसने 63 कूलम चार्ज स्टोर कर लिया है, यानी कि 63% चार्ज इस पॉइंट के ऊपर कैपेसिटर ने स्टोर कर लिया है। ये ग्राफ ये ज़ाहिर कर रहा है। फिर चार्ज और बढ़ता जाएगा और वक़्त के साथ साथ चार्ज बढ़ता जाएगा और फाइनली इक्विलिब्रियम चार्ज पे कैपेसिटर पहुंच जाएगा। तो ये तो था कैपेसिटर की चार्जिंग का ग्राफ। अभी हम जो है वो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ का यहाँ पे जिक्र करेंगे और वो है टाइम कांस्टेंट। अब ज़रा देखिए, अगर मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दूँ तो सर्किट में करंट का बहाव कम हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर का चार्ज होने का अमल सुस्त पड़ जाएगा।
इसीलिए ये स्मॉल आर सी वैल्यू के लिए ग्राफ तेज़ है, थोड़े वक्त में ही जो है वो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। लेकिन जब मैंने जो है वो लार्ज आर सी यानी कि रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस दोनों में से एक भी चीज़ की वैल्यू आप बढ़ा दें, यानी कि आर सी का जो प्रोडक्ट है हासिल ज़रूर ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। फ़र्ज़ किया कि इस केस में आर रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओहम है और कैपेसिटेंस जो है वो भी 1 फैरड है, तो ये आर सी की वैल्यू जो आएगी ये 1 सेकेंड आएगी। ठीक है, तो इस केस में आर सी 1 है, तो ज़रा देखें कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो रहा है। नेक्स्ट सर्किट के केस में फ़र्ज़ किया कि मैंने जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ाकर 2 ओहम कर दी और कैपेसिटेंस 1 फैरड ही रहने दी, उतनी ही रहने दी, तो मेरे पास आरसी की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब आरसी की वैल्यू 2 हो जाएगी, मैंने बताया कि सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट इसमें स्लो फ्लो करता है, तो कैपेसिटर देर से चार्ज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आरसी की वैल्यू हमें बता रही है कि कैपेसिटर तेज़ी से चार्ज होगा या आहिस्ता से चार्ज होगा। ये आरसी जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू का हासिल ज़रब है। तो इससे हमें पता लगता है कि कैपेसिटर तेज़ चार्ज होगा या आहिस्ता चार्ज होगा। तो इसी जो है वो आरसी की हम बात करते हैं। इस आरसी का नाम है टाइम कांस्टेंट। इस आरसी को हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। टाइम कांस्टेंट हमें बताता है कि कैपेसिटर कितनी तेज़ी से चार्ज होगा। अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब कैपेसिटर ज़्यादा टाइम में चार्ज होगा, यानी कि आहिस्ता चार्ज होगा। अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कम है, इसका मतलब है कि टाइम कम में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, यानी कि जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन भी हम अभी करेंगे। हाउ क्विकली चार्ज विल डिपॉजिट ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट आर एंड सी। आर और सी के हासिल ज़रब पे ये बात डिपेंड करती है कि कैपेसिटर कितनी तेज़ी से चार्ज होगा या कितनी आहिस्ता से चार्ज होगा। इसी आरसी को हम जो है वो क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। इसी आरसी का नाम टाइम कांस्टेंट है। अभी हम टाइम कांस्टेंट की तारीफ़ करेंगे और देखेंगे कि ये टाइम कांस्टेंट जो है वो इसकी तारीफ़ में ये 63 कहाँ से आता है। ज़रा देखिए इसकी डेफिनेशन। ग्राफ में मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया था जहाँ पे, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो मैंने एक पॉइंट दिखाया था जहाँ पे कैपेसिटर, देखिए यहाँ पे कैपेसिटर 100% पूरा चार्ज हो जाता है, 100% का मतलब है मुकम्मल चार्ज हो जाता है, और यहाँ पे कैपेसिटर अपने फुल चार्ज का 0.63 चार्ज हुआ है, यानी कि 63% कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज हुआ है। ठीक है, तो कैपेसिटर 63% चार्ज होने में जितना वक्त लगाता है वही उसका टाइम कांस्टेंट होता है। यानी कि एक टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद, जैसा कि हमने इस सर्किट का कहा था 1 सेकंड टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट अगर 1 सेकंड है, टाइम कांस्टेंट अगर 1 सेकंड है तो कैपेसिटर 1 सेकंड में कितना चार्ज होगा, 100% चार्ज नहीं होगा, 63% चार्ज होगा। तो ये है टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन। अभी हम दोबारा इस डेफिनेशन को यहाँ लिखा है, हम देख लेते हैं। टाइम रिक्वायर्ड बाय कैपेसिटर टू स्टोर 63% और 0.632 टाइम्स इक्विलिब्रियम चार्ज। 100% या इक्विलिब्रियम जो चार्ज है कैपेसिटर का, उसका 63% चार्ज प्लेटों पे आने में जितना वक्त लगता है उसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये 63% हमने कोई अंदाजे से नहीं कह दिया, हमारी कैलकुलेशन आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। हमारी कैलकुलेशन से पता चलता है, जब आप इस आरसी सीरीज़ सर्किट को सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ, अगली क्लासेस में ये आप पढ़ेंगे, तो हमें पता चलता है कि वाकई ही टाइम जब टाइम कांस्टेंट के बराबर गुजरा होगा तो कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं होगा बल्कि 63% चार्ज हुआ होगा। ज़रा यहाँ पे देखते हैं। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर एक वोल्टेज सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम इस सर्किट को हल करते हैं और ये कैपेसिटर का वोल्टेज निकालते हैं, हम सर्किट को जब हल करते हैं हमें कैपेसिटर का वोल्टेज भी मिल जाएगा, रजिस्टर का वोल्टेज भी मिल जाएगा, कैपेसिटर का करंट भी मिल जाएगा। सॉल्व करने का यही मतलब है। जब हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं तो ये VC जो कैपेसिटर का वोल्टेज है ये आता है VC इज इक्वल टू V0 या V आउट, V0 टाइम्स 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t ओवर RC। ये t वो टाइम है जो ग्राफ में हमने दिखाया और RC हमारा टाइम कांस्टेंट है। अगर
टाइम जो है वो टाइम कांस्टेंट के बराबर गुजरे, यानी कि उस सर्किट के लिए 1 सेकंड अगर गुजरा हो तो हम टाइम टी को जो है आरसी पुट कर देंगे, तो आपको पता है यहाँ पे आरसी से आरसी कैंसिल हो जाएगा और e की पावर -1 बन जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पे Vc इज इक्वल टू V0 इंटू 1 - 1/e। e की वैल्यू 2.7 होती है। अगर आप e की यहाँ पे वैल्यू पुट करके ये जवाब निकालें तो ये 0.632 आता है, जो कि हमने कहा था कि कैपेसिटर जब टाइम कांस्टेंट के बराबर चार्ज गुजरे तो वो अपने असल फुल इक्विलिब्रियम चार्ज का 0.632 टाइम स्टोर करता है। आपको पता है वोल्टेज और चार्ज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यही इक्वेशन चार्जेस के दरमियान भी बनेगी। तो ये था कैपेसिटर की चार्जिंग के बारे में। अभी हमने कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का जो मेन टॉपिक है वो नहीं देखा है, लेकिन हमने टाइम कांस्टेंट डिफ़ाइन कर लिया है। अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कैपेसिटर आहिस्ता चार्ज होगा, क्योंकि उसे चार्ज होने के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए। अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो इसका मतलब कैपेसिटर तेज़ी से चार्ज होगा, क्योंकि वो थोड़े वक्त में चार्ज हो जाता है। अब मैं इस स्विच S को A से हटाता हूँ और B पे लगा देता हूँ। वोल्टेज सोर्स कैपेसिटर से अलग हो चुका है, लेकिन कैपेसिटर फुली चार्ज्ड हो चुका था। आपको पता है कैपेसिटर की ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस वाली पे नेगेटिव चार्ज है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव बहता है। ये मैं कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूँ। तो करंट इस सीमत में बहता रहेगा और एनर्जी यहाँ पे जो है वो हरारत की शक्ल में ज़ाय होती रहेगी, और ज़ाय होते 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 आखिरकार कैपेसिटर का सारा चार्ज ख़त्म हो जाएगा। इसी चार्ज के ख़त्म होने को हम डिस्चार्ज कहते हैं। चार्ज का मतलब चार्ज का डिपॉजिट होना और डिस्चार्ज का मतलब चार्ज का ख़त्म होना। अगर हम डिस्चार्जिंग का वक्त के लिहाज से ग्राफ देखें तो यहाँ भी वही है। अगर जो है वो मेरे पास टाइम कांस्टेंट स्मॉल होगा तो कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज होगा, यानी कि अगर जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है मेरे पास वो कम होगी तो कैपेसिटर जो है वो जल्दी डिस्चार्ज होगा। उसकी वजह ये कि करंट बहुत तेज़ी से बहेगा। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हुई तो करंट बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगा और कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में वक्त ज़्यादा लगेगा। यही चीज़ यहाँ दिखाई गई है। फ़र्ज़ किया कि कैपेसिटर के पास इक्विलिब्रियम चार्ज Q0 था। हमने कैपेसिटर का स्विच जो है वो फ़ौरन से B पे लगा दिया, तो कैपेसिटर का चार्ज अचानक ही ज़ीरो नहीं हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होता 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 ज़ीरो हो जाएगा। ये कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का ग्राफ है टाइम t और q के दरमियान में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर r की वैल्यू कम हो तो rc की वैल्यू भी कम होगी। rc की वैल्यू कम होगी तो ज़रा देखें कैपेसिटर जो है वो जल्दी चार्ज हो गया। यहाँ तक जो है इतने वक्त में चार्ज हो गया है, इतने वक्त में, यहाँ तक इतने वक्त में कैपेसिटर चार्ज हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है, इतने वक्त में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। अगर मैं R की वैल्यू बढ़ा दूं यानी कि 2 ओम कर दूं तो ज़रा देखें कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होती जा रही है, होती स्लो 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 स्लो, यहाँ तक जाके ये डिस्चार्ज होगा। तो ज़रा देखें टाइम कितना बढ़ गया है। तो अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो मेरे पास ज़्यादा होगी तो कैपेसिटर स्लो डिस्चार्ज होगा, और अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटर तेज़ी से डिस्चार्ज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं था, आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके जो मेन पॉइंट्स थे मैंने बुक से ही कवर कर दिए हैं। एक टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन थी वो मैंने आपको अलग से लिख के दिखा दी है, इसकी स्लाइड्स बनाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक से हम उसी तरह अपना जो है वो पावर पॉइंट पे ही जो है वो स्लाइड्स बनाएंगे और काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो नीचे कमेंट्स में लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और साथ में रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब हम अगली वीडियो में बहुत जल्द, बल्कि आज ही हम चैप्टर नंबर 13 जो है वो स्टार्ट करेंगे, और हमारा कोर्स भी इंशाल्लाह तेज़ी से हम ख़त्म कर लेंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट के साथ, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ आपको FSC फर्स्ट ईयर के भी और जो है वो सेकंड ईयर के भी कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं वो मिलेंगे। अगली वीडियो में हम 13 यूनिट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले एक हमारा और जो है वो पॉइंट रह गया था, हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने RC के यूनिट की तो बात ही नहीं की। RC चूँकि एक टाइम कांस्टेंट है तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट मेरे पास सेकंड्स होगा।
अगर हम ये यूनिट प्रूव करना चाहते हैं कि क्या आरसी टाइम के बराबर है कि नहीं, तो हमें कुछ बेसिक फार्मूलाज की ज़रूरत होगी। हमने ओहम्स लॉ में पढ़ा है कि V/R के बराबर होता है, और करंट की बेसिक डेफिनेशन है कि करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी कि I = Q/T। अगर मैं I की जगह यहाँ पे Q/T लिख दूँ तो V हमारे पास बराबर आएगा Q/T टाइम्स R। यहाँ से मेरे पास R आएगा, ये T इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो V × T/Q। R की वैल्यू तो हमने ऐसी मालूम कर ली है कि जिसमें T भी आ गया और Q भी आ गया। अब हम जो है वो C की ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो C तो पहले ही आपको पता है कि Q = CV, सो C = Q/V। अगर मैं R और C को मल्टीप्लाई करूँ तो V × T/Q × Q/V हो जाएगा। तो V से कैंसिल हो जाएगा और Q से, तो पीछे सिर्फ टाइम बचेगा। तो RC जो है वो T के ही बराबर है, ये टाइम कांस्टेंट ही है। इसीलिए RC का जो यूनिट है वो क्या होता है, सेकंड। यहाँ से आपने एक और फार्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि ओहम × फैरेड किसके बराबर होता है, सेकंड के बराबर होता है, क्योंकि RC एक टाइम कांस्टेंट है। अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जो है वो हम 13 यूनिट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।